1990 की दहाई में रहमान डकैत सलीम मेमन नामी एक ताजर को बत्ते के लिए अगवा करता है। लाल मोहम्मद उर्फ लालू रहमान डकैत से इस ताजर की रिहाई का मुतालबा करता है, लेकिन रहमान डकैत इस ताजर से बत्ते की रकम बड़ी खामोशी से वसूल करता है और इसे छोड़ देता है। इस वाक़े के बाद लालू और रहमान दोनों में रंजिश पैदा होना शुरू हो गई, तो हर दिन के साथ रहमान की बढ़ती हुई दहशत और बढ़ता हुआ नाम। लालू ने अब तक रहमान को जो कुछ भी सिखाया था, अब उन सब का इसको खुद सामना करना पड़ रहा था। इसी दौरान लाल मोहम्मद उर्फ लालू को एक केस में सजा हुई और इसकी जेल में ही बीमारी की वजह से मौत हो गई। अब लाल मोहम्मद का बेटा अरशद पप्पू, जो कि आगे चलकर एक बहुत बड़ा नाम बना, तो अरशद पप्पू अपने बाप का लाल मोहम्मद का गैंग संभाल लेता है और फिर अरशद पप्पू लियारी में अपना गैंग मजीद मजबूत करने लगा। मुख्तलिफ छोटे छोटे गिरोह को साथ मिलाने लगा। बुगदादी का इलाका खड्डा, दरिया आबाद, अहमद शाह बुहारी रोड, अली मोहम्मद मोहल्ला और अली मोहम्मद मौलवी मोहल्ला उसका खास हेडक्वार्टर बन जाता है। यहाँ उसने गफ्फार जिक्री को अपना नायब रखा और गफ्फार जिक्री आहिस्ता आहिस्ता अपने साथ लियारी के नौजवानों की तादाद को बढ़ाने लगा और सिर्फ 14 से 15 साल तक की उम्र के लड़के भी शामिल होते गए। अब परवेज मुशर्रफ का दौर शुरू हो चुका था। लियारी में रहमान डकैत और अरशद पप्पू के गैंग सरगर्म थे, तो अब इन दोनों गैंग्स को कराची की दो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की हिमायत हासिल हो चुकी थी। इन दोनों गैंग्स में खींचातानी का सिलसिला तो चल ही रहा था, लेकिन इसी दौरान अरशद पप्पू रहमान डकैत को सबक सिखाने के लिए एक ऐसे शख्स का अगवा करता है कि जिसके बाद लियारी के गैंगवार में एक ऐसे खौफनाक दौर का आगाज शुरू हुआ कि जिसने कराची को बदल कर रख दिया। और जिस शख्स को अगवा किया गया था वो फैज मोहम्मद उर्फ फैजू नामी एक ट्रांसपोर्टर था, जो कि रहमान डकैत के वालिद दाद मोहम्मद उर्फ दादल का बड़ा पुराना दोस्त और वफादार साथी था, जो कि लियारी के एक इलाका सिंगुलैन में हमेशा से बाअसर शख्स रहा था। इसको मामा फैजू के नाम से लोग जाना करते थे। लेकिन फैज मोहम्मद उर्फ फैजू का ना तो कभी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया था और ना ही कभी इस पर कोई इस तरह का इल्जाम लगा था। ये एक बहुत सादा सा सिंपल सा एक कारोबारी इंसान था। जब अरशद पप्पू ने फैजू को अगवा किया तो कहते हैं कि रहमान डकैत ने पर्सनल तौर पर अरशद पप्पू से मिन्नत की, समाजत की कि वो इस शख्स को छोड़ दे, इस शख्स को कोई नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन अरशद पप्पू उसका कत्ल करता है और उसकी लाश को माड़ीपुर के इलाके में फेंक दिया जाता है। और फिर यहाँ से शुरू होती है उज़ैर बलोच की कहानी, क्योंकि अरशद पप्पू के हाथों कत्ल होने वाला फैज मोहम्मद उर्फ मामा फैजू उज़ैर बलोच का वालिद था। उज़ैर बलोच, जिसका तब तक तो जुर्म की इस दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं था, जो कि खुद एक पढ़ा लिखा और बड़ा महज़ब इंसान था, लेकिन जान का खतरा और बाप के कत्ल का बदला उज़ैर बलोच को जुर्म की इस दुनिया में ले आया। इस वाक़े के बाद रहमान डकैत उज़ैर बलोच के पास आते हैं और फैज मोहम्मद उर्फ फैजू के सोए में ये बात तय होती है कि आपको हमारा साथ देना होगा ताकि हम अरशद पप्पू से फैज मोहम्मद उर्फ मामा फैजू के कत्ल का बदला ले सके। तो मोहतरमा के आखिरी जलसे के दौरान मशकूक हरकतें करने वाला शख्स हालत शहनशाह बीबी की शहादत के 7 माह बाद कराची में पुरअसरार तौर पर मारा गया। अब उज़ैर बलोच हालत शहनशाह के कत्ल का इतराफ़ भी कर चुका है। हालत शहनशाह के कत्ल के कुछ अरसे बाद रहमान डकैत भी पुलिस मुकाबले में मारा जाता है। रहमान डकैत अपनी मौत से पहले एक गैंगस्टर तो था ही, लेकिन लियारी वालों के लिए बन चुका था एक रॉबिन हुड, कानून की नजर में एक मुजरिम, लेकिन लियारी वालों के लिए वो बन गया था एक हीरो। अब रहमान की मौत के बाद अगला सरदार कौन होगा? सबकी जुबानों पर यही लफ्ज़ थे। अब सबकी नज़रों में उज़ैर से ज़्यादा बेहतर इंसान और कोई न था, और अब वो वक्त आ गया कि जब उज़ैर बलोच को लियारी का नया सरदार चुना गया। उज़ैर बलोच अपने सरदार बनने के बाद अरशद पप्पू को मारने के लिए कई टीमों को टास्क देता है। गैंगवार चलता रहा, कई साल गुजर गए। आखिरकार मार्च 2013 में उज़ैर बलोच को अरशद पप्पू की ठिकाने की खबर मिलती है। डिफेंस के इलाके में एक घर में अरशद पप्पू, इसका भाई और इसके 2 साथी और एक डांस पार्टी में मौजूद थे। और जैसे ही उज़ैर बलोच को इसके ठिकाने की खबर मिलती है, उज़ैर बलोच अपनी एक टीम को डिफेंस की तरफ रवाना करता है और इन चारों को जिंदा पकड़ लिया जाता है। अब इनको पकड़े जाने के बाद एक जुलूस की शक्ल में इनको लियारी लाया जाना था।
दूसरी तरफ पूरे लियारी में लाउड स्पीकर से इनके पकड़े जाने और इनको लियारी में लाए जाने की बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट की गई और बाकायदा तौर पर पूरे लियारी के लोगों को पाबंद किया गया कि इस जुलूस रसवाई को वो खुद देखे। तमाम लोगों को पाबंद किया गया। तमाम लोग एक भीड़ की शक्ल में, कुछ लोग अपने घरों की छतों पर मौजूद थे और कुछ लोग गलियों और चौराहों पर मौजूद थे। इनको मारते पीटते हुए लियारी के अंदर लाया गया। इस्लाम रोड अफशानी गली में रहमान डकैत के घर के बाहर इनको जमा किया गया और इनको बड़ी बेरहमी के साथ इनका कत्ल किया गया। अरशद पप्पू की गर्दन उतारी गई, उसके सर से फुटबॉल खेला गया। इसके बाकी साथियों को लाशों के टुकड़े टुकड़े किए गए, उनको जलाया गया और फिर एक पॉलीथिन बैग में डालकर उसकी बाकियात को गटर में फेंक दिया गया। इस तमाम वाक़े की वीडियोस बनाई गई। इस तमाम वाक़े को इंटरनेट पे डाला गया। उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस वाक़े का नोटिस लिया था। बाद में फिर पुलिस इन लाशों की बाकियात को गटर से निकालती है और डीएनए के लिए भिजवा देती है। तो अब अरशद पप्पू के मारे जाने के बाद मैदान बिल्कुल साफ हो चुका था। गफ्फार ज़िक्री अरशद पप्पू की मौत की खबर सुनते ही भाग चुका था। अब लियारी बाबा लाडला और उज़ैर बलोच जैसों की जागीर बन चुका था। अब बाबा लाडला और उज़ैर बलोच की पांचों उंगलियां घी में थी। कराची के तमाम बड़े बड़े ताजर इस बत्ता माफिया से और इन गैंगस्टर से तंग आकर शहर को छोड़कर जाने लगे और फिर यहाँ शुरू हुआ लियारी कराची में ऑपरेशन। 2013 के आम इंतखाबात में पीपी ने उज़ैर के मुंतखब किए हुए लोगों को टिकट दिए और ये तमाम लोग बाद में जीत भी गए। अब नई गवर्नमेंट बन चुकी थी। लियारी की एक फुटबॉल ग्राउंड में एक धमाका हुआ जिसमें बाबा लाडला मरते मरते बचा, लेकिन 7 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। उसके बाद बाबा लाडला इस धमाके का जिम्मेदार उज़ैर बलोच को समझता है और फिर वो तय करता है कि उज़ैर बलोच इस काबिल नहीं कि वो लियारी की बागडोर चलाए। इसी दौरान बाबा लाडला और उज़ैर बलोच दोनों अलग हो गए और अब शुरू होती है इस दौर की आखिरी गैंग वार उज़ैर और बाबा लाडला के दरमियान। अब इस गैंग वार में उज़ैर बलोच के नायब जफर बलोच समेत उज़ैर बलोच के कई अहम साथी मारे जा चुके थे। उज़ैर बलोच को मजबूरन लियारी छोड़ना पड़ा। ये लड़ाई अब जंग बनती जा रही थी। बाबा लाडला अब लियारी का सबसे बड़ा डॉन बन चुका था और बाकायदा इस पर नगमे भी लिखे जाने लगे थे। जैसे ही हालात खराब हुए, लियारी के एहतियारात रेंजर को सौंप दिए गए। तो जैसे ही कराची के ऑपरेशन में शिद्दत आई तो बाबा लाडला भी अंडरग्राउंड हो गया, लेकिन किसी न किसी सतह पर इसका गैंग काम कर रहा था। उस्ताद ताजो, शिराज कामरेड, जैंगो, ये तमाम लोग या तो मारे जा चुके थे या अंडरग्राउंड हो चुके थे या भाग चुके थे। फिर कुछ देर के बाद बाबा लाडला को भी पुलिस मुकाबले में मार दिया गया और उज़ैर बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया। अब उज़ैर बलोच रेंजर की हिरासत में है। कुछ लोग कहते हैं कि सूलत मिर्जा की तरह इसके बयान से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दादल से लेकर उज़ैर तक और सूलत मिर्जा से लेकर बाबा लाडला तक ये सब वक्त के हिसाब से एक टिश्यू पेपर थे जिन्हें इस्तेमाल किया गया और फिर फेंक दिया गया। तो दूसरी तरफ एक बेचारा लियारी है जिसके कांधों पर हजारों लाशें हैं, बड़े खूबसूरत जवानों की, जिनकी आंखों में जिंदगी और हाथों में मौत हुआ करती थी। अभी हाल ही में एक नौजवान मंशियात के केस में पकड़ा गया जो कि कहते हैं कि दाद मोहम्मद उर्फ दादल का पोता अब्दुल रहमान उर्फ रहमान डकैत का बेटा सुल्तान है। क्या लियारी के बच्चे ऐसे ही टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होते रहेंगे या इनका कोई मुस्तकबिल भी होगा? गोलियों से तो हम ऑपरेशन कर चुके हैं, लेकिन अब एक ऑपरेशन हमें और चाहिए। वो ऑपरेशन लियारी के लिए, लियारी के बच्चों की तालीम के लिए, लियारी की तरक्की के लिए, लियारी के शऊर के लिए, इन बच्चों के आगे बढ़ने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी और मुझे इजाज़त दीजिए इस उम्मीद पर कि हम फिर मिलेंगे।